हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस अकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा, आपका एमपीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए सेकंड पेपर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा हूं, जिसका नाम है संविधान शासन व्यवस्था, राजनीति तथा प्रशासनिक संरचना। फ्रेंड, हमने आपको पिछले क्लास में निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ाया था, ठीक है। तो आधा भाग हम पहले आपको पढ़ा चुके हैं, उसका जो आधा पार्ट बचा है वह आज हम आपको पूरा कराने वाले हैं। तो देखिए, इसमें निर्वाचन आयोग से संबंधित जो बचा हुआ इसका पार्ट था वह हम अब यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। तो इसमें हम आपको बताएंगे कि निर्वाचन आयोग के समक्ष समस्याएं कौन कौन सी है और उसकी कठिनाइयां कौन कौन सी है। तो इसमें देखिए कि हमारे भारत में जो निर्वाचन आयोग कार्य करता है तो उसकी कुछ समस्याएं और कुछ कठिनाइयां हैं जो निम्नलिखित है। तो निर्वाचन आयोग की पहली समस्या या पहली कठिनाई कौन सी है? तो देखिए, इसमें पहली समस्या है कि विदेशियों के नामों को मतदाता सूचियों से हटाने की समस्या। आ रहा समझ में? मतलब जो विदेशी लोग हैं उनके नाम हमारे यहाँ भारत में जो मतदाता सूची है उनसे कैसे हटाया जाए, तो हटाने की समस्या ये सबसे बड़ी समस्या है, ठीक है। इसके बाद फिर दूसरा पॉइंट आता है कि मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण करवाना। आ रहा समझ में? मतलब जब मतदाता सूची होती है, वोटर लिस्ट होती है, उसका पुनरीक्षण करवाने की समस्या है। इसके बाद फिर अगली समस्या है इसी में कि मतदान या मताधिकार की आयु 18 वर्ष करने से मतदाताओं की संख्या में बढ़ने से उत्पन्न स्थिति। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि जब हमारे भारत में 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 में, तो उस समय जो मतदान की आयु थी वह 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है, जिसके कारण क्या हुआ कि हमारे भारत में मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई। तो यह भी एक समस्या है, ठीक है, कि अब जो सदस्य बढ़ते जा रहे हैं या जो मतदाताओं की संख्या बढ़ती जा रही है उनको किस प्रकार से वोटर लिस्ट में जोड़ा जाए, ठीक है। या फिर जहां पर उनका नाम आता है वोटर लिस्ट में, पता चला कि वह मतदाता वहां पर है ही नहीं, कहीं और जाकर रह रहा है, तो फिर दूसरी जगह जाकर रहता है तो वह मतदान के समय मतदान नहीं कर पाता, या जब चुनाव होते हैं तो चुनाव में वोट नहीं डाल पाता है, ठीक है। ये समस्या है। इसके बाद फिर अगला है कि दूर दराज क्षेत्रों में मतदान केंद्रों की स्थापना करने की समस्या। मतलब कि कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर पहाड़ी क्षेत्र है तो वहां पर मतदान केंद्र को कैसे स्थापित किया जाए, यह भी एक समस्या है। इसके बाद फिर जाली और फर्जी मतदान की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने की समस्या। अभी भी हमारे भारत में ऐसी समस्या है कि जो जाली मतदान होते हैं, फर्जी मतदान होते हैं, ये अभी भी हमारे भारत में डाले जाते हैं। तो इनको कैसे रोका जाए, इस पर हमारा चुनाव आयोग अभी तक कोई कारगर कदम उठा नहीं पाया है, ठीक है। इसके बाद फिर अगली समस्या है कि मतदान केंद्रों पर कब्जा करने की घटनाएं। अभी भी हमारे भारत में जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होते हैं या जो नक्सलाइट एरिया होता है, तो नक्सलवादी क्षेत्रों में आज भी हम देखते हैं कि मतदान केंद्रों पर कब्जा कर लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर अगली समस्या देखिए फ्रेंड, इसमें कि राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने की समस्या। तो कई बार आपने देखा होगा कि जब चुनाव होता है तो चुनाव के दौरान हमारे भारत में जो राजनीतिक दल होते हैं ये आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं, ठीक है। और कई बार हमारे चुनाव आयोग को इसके बारे में पता भी नहीं हो पाता है। ये बड़ी समस्या है भारत में। इसके बाद फिर अगली समस्या देखिए कि चुनावों के समय हिंसा की बढ़ती घटनाएं। तो कई बार आपने टीवी चैनल पर देखा होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि जब चुनाव होते हैं तो हमारे भारत में चुनाव के समय हिंसाएं होती रहती हैं। तो हिंसा से संबंधित कई घटनाएं हमको समाचार पत्र में पढ़ने को मिलती है और जो न्यूज़ चैनल होते हैं उनमें देखने तथा रेडियो पर सुनने के लिए ऐसी घटनाएं हमें मिलती हैं, जिस पर हमारा निर्वाचन आयोग अभी तक कोई भी कठोर कदम नहीं उठा पाया है, ठीक है। इन हिंसाओं को कैसे रोका जाए? कई बार आपने देखा होगा कि चुनाव के समय मारपीट होती है, गोलियां चल जाती है, खून खराबा हो जाता है। तो इसको रोकने के लिए अभी तक हमारे चुनाव आयोग के पास कोई कठोर कदम नहीं है या इसके पास कोई अन्य उपाय अभी तक नहीं हो पाए हैं। इसके बाद फिर अगली समस्या है कि मतदाताओं को परिचय पत्र जारी करने की समस्या। कई ऐसे लोग हैं अभी भी हमारे भारत में जिनके पास मतदान परिचय पत्र नहीं होता है या वोटर आईडी अभी तक भी उन लोगों के पास नहीं है, तो यह भी एक समस्या है। इसके बाद फिर अगली समस्या है कि राज्यों के मुख्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति तथा उनकी निष्पक्षता को कायम रखने की समस्या।
तो हमारे भारत में हम देखते हैं कि जो राज्यों के मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, ठीक है, इनकी नियुक्ति हो जाती है। इनकी नियुक्ति होने के बाद फिर ये निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो यह भी एक समस्या है हमारे भारत में। इसके बाद फिर अगली समस्या होती है कि संवेदनशील क्षेत्रों में मतदान संपन्न कराने तथा मतदान केंद्रों पर समुचित सुरक्षा की व्यवस्था करने जैसी समस्याएं हैं। आ रहा समझ में? तो इसमें अपन देखते हैं कि जब जहाँ पर भी चुनाव होता है या जहाँ पर मतदान केंद्र होते हैं तो वहाँ पर उचित सुरक्षा व्यवस्था नहीं हो पाती है, जिसके कारण कई क्षेत्रों में यह देखा जाता है कि जो बाहुबली होते हैं उधर के क्षेत्र में जो गुंडे लोग होते हैं वे मतदान केंद्र को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ऐसे स्थानों पर, ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों पर आज भी हम देखते हैं कि समुचित सुरक्षा की व्यवस्था नहीं हो पाती है, ठीक है। ये समस्या है। इसके बाद फिर अगली समस्या है कि आयोग के पास सीमित शक्तियां हैं, ठीक है। तो आयोग के पास सीमित शक्तियां मतलब कि जैसे हमारी सरकार के पास, जैसा हम देखते हैं कि हमारी कार्यपालिका होती है तो कार्यपालिका के पास जितनी शक्तियां होती है इस प्रकार की शक्तियां हमारे चुनाव आयोग के पास नहीं होती। तो इसके पास सीमित शक्तियां हैं, जिसके कारण कोई भी अधिक कठोर कदम हमारा आयोग नहीं उठा पाता है, ठीक है। तो ये सब समस्या है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर देखिए निर्वाचन आयोग की आलोचना, ठीक है। अब निर्वाचन आयोग की आलोचना किस आधार पर की जाती है, तो इसके कुछ आधार है यहाँ पर देखिए। तो निर्वाचन आयोग की आलोचना में पहली आलोचना है कि चुनाव धांधलियों को रोक पाने में असमर्थ। तो हमारे भारत का निर्वाचन आयोग चुनाव में जो धांधलियाँ होती है उसको रोक पाने में असमर्थ रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है। तो यह चुनाव आयोग धांधलियों को रोक पाने में स्वयं को असहाय पाता है और चुनाव में बाहुबल और हिंसा, मतदान स्थलों पर कब्जा, फर्जी मतदान करने की घटनाएं देखी जाती हैं या इस प्रकार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। तो इस प्रकार की जो धांधलियां होती हैं, ऐसे धांधलियों को हमारा चुनाव आयोग अभी तक रोक नहीं पाया है। आ रहा समझ में? कई बार आपने देखा होगा कि जो मतदान केंद्र होता है वहाँ पर हिंसा भड़क जाती है या वहाँ पर हिंसा जैसी घटनाएं होती रहती है, मारपीट, खून खराबा होते रहते हैं। ऐसी घटनाओं को हमारा चुनाव आयोग रोक नहीं पाया है। इसके बाद कई बार अपन देखते हैं जैसे जो नक्सलवादी क्षेत्र होते हैं तो नक्सलवादी क्षेत्रों में जो मतदान स्थल होते हैं वहाँ पर कब्जा कर लिया जाता है। इसके बाद कई बार फर्जी मतदान की घटनाएं हमको समाचार पत्र में पढ़ने को मिलती हैं। तो ऐसी समस्याएं हैं, इस कारण से चुनाव आयोग की आलोचना भी की जाती है। इसके बाद फिर अगला है कागजी अधिकार। तो कागजी अधिकार का अर्थ यहाँ पर क्या होगा, तो कागजी अधिकार का अर्थ होता है कि चुनावी भ्रष्टाचार पर काबू पाने के चुनाव आयोग के अधिकांश अधिकार कागजों तक ही सीमित रहता है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि चुनावों में जो भ्रष्टाचार होता है, ठीक है, तो चुनाव में जो भ्रष्टाचार होता है उस पर काबू करने में हमारा चुनाव आयोग आज तक 100% सफल नहीं हो पाया है। आचार संहिता तो लगाई जाती है लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि चुनाव में बहुत भ्रष्टाचार होता है, आ रहा समझ में, लेकिन इस पर कोई पुख्ता कार्रवाई नहीं हो पाती है, ठीक है। इसके बाद आयोग, ठीक है, आयोग को कारगर अधिकारों और पर्याप्त संसाधनों की जरूरत है। तो ये सब हम आलोचना किस कारण से कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में एक भारतीय निर्वाचन आयोग का प्रावधान तो किया गया है परंतु उसके पास सीमित शक्तियां हैं, उसके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, उसका खुद का कोई प्रशासनिक अमला नहीं है, जिसके कारण ये सब समस्याएं उत्पन्न होती है और निर्वाचन आयोग की आलोचनाएं की जाती है, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए फ्रेंड, इसमें आगे अगला है आलोचना का आधार कि सत्तारूढ़ दल का समर्थन। आ रहा समझ में? अब सत्तारूढ़ दल का मतलब क्या है, तो जिस पार्टी की सरकार होती है, जिस दल की सरकार होती है उसे कहा जाता है सत्तारूढ़ दल का समर्थन। इसी को रूलिंग पार्टी भी हम कहते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए इसमें, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य रह चुके होते हैं। इसका अर्थ ये है कि हमारे भारत में जो निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं ये हमारी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रह चुके होते हैं, ठीक है। और ऐसे ही प्रशासनिक अधिकारियों को यहाँ पर चुनाव आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त बनाए जाते हैं, ठीक है, जिनकी निष्ठा और
कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगता रहा है। ठीक है, उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया के कारण ही उन पर सत्तारूढ़ दल का समर्थक अथवा शासक दल का पक्षधर होने का आरोप भी इन पर लगता रहता है। तो इन पर आरोप इसलिए लगाया जाता है, तो हमारे कुछ भारतीय विचारकों का यह कहना है कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, इनकी नियुक्ति सरकार के माध्यम से हमारा राष्ट्रपति करते हैं। मतलब हमारी सरकार सिफारिश करती है कि किस व्यक्ति को इसका निर्वाचन आयोग का मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया जाना है और किसको अन्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति करवाना है। तो इसके लिए हमारी सरकार ही सिफारिश करती है, और जब सरकार की सिफारिश पर हमारे राष्ट्रपति इन्हें नियुक्त करते हैं, तो जिस पार्टी के समय में, जिस सत्तारूढ़ दल के समय में इनकी नियुक्ति होती है, तो वह मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त उनके पक्ष में होते हैं। ऐसा कुछ विचारकों का विचार है। ठीक है, तो इस आधार पर भी इनकी आलोचना की जाती है। कई बार हम देखते हैं कि हमारे भारत में जो राज्य होते हैं, तो राज्य की सरकार भी चुनाव आयोग पर यह आरोप लगाती है कि जो चुनाव आयोग है वह तो केंद्र सरकार के पक्ष में रहकर ही कार्य करता है। ठीक है, ऐसी समस्या उत्पन्न होती है, इस प्रकार से आलोचना की जाती है आयोग की। इसके बाद फिर अगली आलोचना है कि चुनाव मशीनरी का अभाव। अब चुनाव मशीनरी अभाव का मतलब क्या है कि हमारे भारत में जो मुख्य चुनाव आयोग होता है, जो हमारे भारत में निर्वाचन आयोग होता है, ठीक है, तो जो निर्वाचन आयोग होता है, तो निर्वाचन आयोग को लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव संपन्न कराने हेतु संघ सरकार मतलब केंद्र सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है। और जब राज्य सरकारों का कोई चुनाव होता है, मतलब राज्य में कोई चुनाव होता है, तो राज्य सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है। और केंद्र में अगर कोई चुनाव, जो संघ शासित प्रदेश है वहाँ पर चुनाव होगा, तो जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके कर्मचारियों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह हुआ कि जब हमारे भारत में लोकसभा का चुनाव होता है, तो लोकसभा का चुनाव होता है, तो क्या हमारे निर्वाचन आयोग के पास खुद का कोई प्रशासनिक अमला है? नहीं है। अगर अधिकारियों की भी आवश्यकता होगी तो हमारे निर्वाचन आयोग को केंद्र सरकार से सिफारिश करना होगा कि हमें इतने अधिकारियों की आवश्यकता है, तब केंद्र सरकार उतने अधिकारियों को चुनाव आयोग में ड्यूटी लगाती है। ऐसे ही हम देखते हैं कि राज्य सरकार जब चुनाव होते हैं राज्यों के विधानसभाओं के, तो राज्यों के जो विधानसभा के चुनाव होते हैं, तो उस समय भी हम देखते हैं कि राज्य की सरकार से इन्हें सहायता लेनी पड़ती है। आ रहा समझ में? ऐसे ही जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, तो वहाँ पर चुनाव होता है, तो चुनाव आयोग को फिर वहाँ की सरकार या वहाँ के अधिकारी होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, उनसे सहायता लेनी पड़ती है। तो इसका खुद का कोई प्रशासनिक अमला नहीं है, जिसके कारण कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगली आलोचना देखिए इसमें कि आयुक्तों के कार्य एवं भूमिका अस्पष्ट। मतलब हमारे भारत में निर्वाचन आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, ठीक है, तो इनकी भूमिका स्पष्ट नहीं है। तो निर्वाचन आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है। तो बहुसदस्यीय निकाय का मतलब इसमें एक से अधिक सदस्य हैं, मतलब एक मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और दो अन्य चुनाव आयुक्त हैं। ऐसे 3 सदस्यीय आयोग है जिसे हम कहते हैं बहुसदस्यीय निकाय। ठीक है, तो जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, और संविधान में इनके कार्य एवं इनकी भूमिका के संबंध में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। आ रहा समझ फ्रेंड? तो इस प्रकार से भी इसकी आलोचना की जाती है निर्वाचन आयोग की। इसके बाद फिर अगला आधार है आलोचना का कठिनाइयों और चुनौतियों की अधिकता। इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ ये कि हमारे भारत के निर्वाचन आयोग के पास बहुत सारी कठिनाइयाँ होती है और तमाम चुनौतियों से घिरा हुआ होता है। ठीक है, तो आगे देखिए इसमें कि निर्वाचन आयोग के समक्ष कई चुनौतियाँ एवं कठिनाइयाँ होती हैं। जैसे, तो कौन कौन सी कठिनाइयाँ, कौन कौन सी चुनौतियाँ होती है? तो जैसे फर्जी मतदान की समस्या, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो कई बार क्या होता है, जो फर्जी मतदाता होते हैं, तो फर्जी मतदाता फर्जी मतदान करके चले जाते हैं, जिसका पता भी नहीं चलता। ठीक है, ये सबसे बड़ी समस्या। और इनकी पहचान करना भी हमारे आयोग के कभी कभी नियंत्रण से बाहर हो जाती है। हमारे चुनाव आयोग भी कभी कभी इन फर्जी मतदाताओं के द्वारा जो फर्जी मतदान किया जाता है, इसकी पहचान भी नहीं कर पाता है आयोग। इसके बाद फिर अगला आधार आलोचना का है कि अपराधी प्रवृत्ति की उम्मीदवारी पर रोक नहीं लगा पाया अभी तक हमारा आयोग। तो कई बार अपन देखते हैं कि अपराध होते हैं चुनाव के दौरान,
तो उन अपराधों पर भी नियंत्रण हमारा आयोग अभी ठीक से नहीं कर पाया है। इसके बाद फिर अगला है 100% मतदान करवाना आदि। तो हम देखते हैं कि हमारे भारत में अभी भी जितनी जनसंख्या है, तो जितनी जनसंख्या है क्या सारे के सारे लोग मतदान करते हैं? नहीं कर पाते हैं। कई बार आपने देखा होगा जब चुनाव होता है तो चुनाव में मुश्किल से 70%, 75%, 80% तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो 70% जनसंख्या ही वोट डाल पाती है या मतदान कर पाती है, बाकी लोग मतदान ही नहीं कर पाते हैं। आ रहा समझ में? तो ये ऐसी समस्या होती है, इस आधार पर इस आयोग की आलोचना की जाती है फ्रेंड। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में हमारे भारत में जो निर्वाचन आयोग होता है, तो निर्वाचन आयोग की सहायता कौन कौन से अधिकारी करते हैं, ये हम आपको भी यहाँ पर बता रहे हैं। तो देखिए, इसमें निर्वाचन आयोग की सहायता करने के लिए कुछ निर्वाचन अधिकारी होते हैं। तो इसमें होता है एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी जिसको हम CEO कहते हैं। ठीक है, चीफ इलेक्शन ऑफिसर इसको कहा जाता है। अब जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है ये कहाँ पर होगा, ये इसमें देखिए आगे। तो यह किसी राज्य या संघ शासित प्रदेश या संघीय क्षेत्र का एक मुख्य चुनाव अधिकारी होता है। ठीक है, तो हर राज्य में हम देखते हैं कि जितने भी राज्य हैं और जब चुनाव होता है तो वहाँ पर एक मुख्य चुनाव अधिकारी रहता है। वैसे तो अभी भी हर राज्य में अपन देखते हैं कि हर राज्य में एक चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है और इस चुनाव आयोग का एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों में क्या होता है, तो केंद्र शासित प्रदेशों में भी और राज्यों में भी इस प्रकार का एक CEO या मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और यह मुख्य निर्वाचन अधिकारी क्या करता है, तो यह मुख्य निर्वाचन अधिकारी चुनाव के कार्यों का पर्यवेक्षण करने के लिए अधिकृत होता है। यह मुख्य निर्वाचन अधिकारी चुनावों का पर्यवेक्षण करता है। इसके बाद फिर जिसका चुनाव आयोग अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है। तो जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है ये चुनावों का पर्यवेक्षण करने के लिए अधिकृत होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चुनाव आयोग होता है तो चुनाव आयोग इसका अधीक्षण करता है, इसका निर्देशन करता है, इस पर नियंत्रण करता है। ठीक है, इसके बाद फिर चुनाव आयोग राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश या संघीय क्षेत्र की सरकार के किसी भी अधिकारी को राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश या केंद्र शासित क्षेत्र के प्रशासन के परामर्श से मुख्य निर्वाचन अधिकारी नामित करता है। मतलब ये है कि जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है तो इसे कहाँ पर बनाया जाएगा, तो राज्यों में या केंद्र शासित प्रदेशों में एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया जाता है या नामित किया जाता है। तो यह किसके परामर्श से नामित किया जाता है, तो हमारे भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से या केंद्र शासित प्रदेशों के परामर्श से एक मुख्य चुनाव अधिकारी नामित किया जाता है। और यह मुख्य चुनाव अधिकारी या यह मुख्य निर्वाचन अधिकारी हमारे निर्वाचन आयोग की सहायता करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद देखिए इसमें आगे जिला निर्वाचन अधिकारी DEO, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। तो DEO या जिला निर्वाचन अधिकारी, ठीक है, तो जो जिला निर्वाचन अधिकारी होता है तो यह कौन होता है, तो जिला निर्वाचन अधिकारी मुख्यतः कलेक्टर को ही बनाया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। तो आगे देखिए इसमें, तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण में जिला निर्वाचन अधिकारी जिले में चुनाव कार्य का पर्यवेक्षण करता है। तो जिले के स्तर पर हम देखते हैं कि जो चुनाव होता है तो जिले के स्तर पर चुनाव की समस्त कार्यवाही को ठीक से संचालित करने के लिए एक जिला निर्वाचन अधिकारी होता है और यह जिला निर्वाचन अधिकारी चुनाव का पर्यवेक्षण करता है। और जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी इसका अधीक्षण करता है, निर्देशन करता है और नियंत्रण करता है। ठीक है, इसके बाद फिर भारत का चुनाव आयोग राज्य सरकार के किसी अधिकारी को राज्य सरकार की सलाह पर जिला निर्वाचन अधिकारी नामित करता है। तो राज्य सरकार के सलाह पर या राज्य सरकार की अनुमति से हम देखते हैं कि यहाँ पर एक जिला निर्वाचन अधिकारी नामित किया जाता है। और मुख्य रूप से जिला निर्वाचन अधिकारी किसे नामित किया जाता है या जिला निर्वाचन अधिकारी किसे नियुक्त किया जाता है, तो ये कलेक्टर को ही जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो आपने देखा भी होगा कि जब चुनाव होता है तो चुनाव के समय हमारा जिला कलेक्टर ही जिला निर्वाचन अधिकारी की भूमिका निभाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड।
तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जिला निर्वाचन अधिकारी चुनाव के समय कौन होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला आता है चुनाव अधिकारी। तो जो चुनाव अधिकारी होता है जिसको हम रिटर्निंग ऑफिसर कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, चुनाव अधिकारी कौन होता है, तो इसमें आपको याद रखना है कि किसी भी संसदीय अथवा विधानसभा क्षेत्र के चुनाव कार्य के संचालन के लिए चुनाव अधिकारी उत्तरदायी होता है। तो जब हमारे भारत में चाहे संसद के चुनाव हो चाहे विधानसभा क्षेत्र के चुनाव हो, जब विधानसभा के चुनाव हो या संसद के चुनाव हो, तो जो संसदीय क्षेत्र होता है, विधानसभा क्षेत्र होता है, तो उसके चुनाव कार्य के संचालन के लिए उसका उत्तरदायित्व किस पर होता है, तो उसका उत्तरदायित्व चुनाव अधिकारी पर होता है। तो चुनाव अधिकारी ये चुनाव संपन्न कराने के लिए उत्तरदायी होता है उस संसदीय क्षेत्र में और उस विधानसभा क्षेत्र में। ठीक है, इसके बाद भारत का निर्वाचन आयोग राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकार के किसी अधिकारी को राज्य सरकार या संघ क्षेत्र प्रशासन के परामर्श से प्रत्येक विधानसभा एवं संसदीय चुनाव क्षेत्र में एक चुनाव अधिकारी को नामित करता है। तो जो हमारे भारत का निर्वाचन आयोग होता है, तो भारत का निर्वाचन आयोग राज्य सरकार से या जो केंद्र सरकार होती है इसके परामर्श से उस विधानसभा क्षेत्र में या उस संसदीय क्षेत्र में एक चुनाव अधिकारी को नामित करता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन 3 नंबर का पूछा जा सकता है इनमें से। ठीक है, और कंप्लीट रूप में पूछ सकता है 5 नंबर के क्वेश्चन, तो पूछेगा कि चुनाव अधिकारी कौन कौन से होते हैं। तो जो हम आपको बता रहे हैं ये सब आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसके बाद फिर अगला आपको ध्यान रखना है इसमें कि इसके अतिरिक्त निर्वाचन आयोग चुनाव अधिकारी के कार्यों में सहयोग देने के लिए एक या एक से अधिक सहायक चुनाव अधिकारी भी नियुक्त कर सकता है। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। तो इसका अर्थ क्या हो जाता है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो निर्वाचन आयोग होता है, ठीक है, तो हमारा निर्वाचन आयोग इस चुनाव अधिकारी की सहायता के लिए, इसके कार्यों में सहयोग करने के लिए एक या एक से अधिक जो सहायक चुनाव अधिकारी होते हैं तो उनको भी नियुक्त कर सकता है। लेकिन किसके परामर्श से, तो जो राज्य सरकार होती है उसके परामर्श से या जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं यहाँ पर जो भी सरकार होगी या यहाँ पर जो भी अधिकारी होंगे, ठीक है, इनकी परामर्श से, इनकी सलाह से एक सहायक या एक से अधिक सहायक चुनाव अधिकारी को भी नियुक्त हमारा निर्वाचन आयोग कर सकता है। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे अगला आता है चुनाव पंजीकरण अधिकारी। तो चुनाव पंजीकरण अधिकारी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम ERO कहते हैं। ठीक है, ये कौन होता है, ये क्या काम करता है, तो इसमें देखिए आगे, तो संसदीय चुनाव क्षेत्र में मतदाता सूची को तैयार करने के लिए चुनाव पंजीकरण अधिकारी उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चुनाव में मतदाता सूची तैयार करने की जिम्मेदारी या इसका उत्तरदायित्व किसे सौंपा जाता है, या चुनाव में मतदाता सूची को तैयार करने के लिए कौन सा अधिकारी उत्तरदायी होता है। तो ये है चुनाव पंजीकरण अधिकारी, यह आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। इसके बाद फिर भारत का निर्वाचन आयोग राज्य या संघीय शासन के परामर्श से सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकार के किसी अधिकारी को चुनाव पंजीकरण अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकता है। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो पंजीकरण अधिकारी होता है या चुनाव पंजीकरण अधिकारी होता है, यह किसके परामर्श से नियुक्त किया जाता है, तो जो राज्य सरकार होती है या जो संघ सरकार होती है, तो इनके परामर्श से हमारे भारत का निर्वाचन आयोग एक चुनाव पंजीकरण अधिकारी नियुक्त करता है। इसको याद रखना आप लोग। इसके बाद फिर चुनाव पंजीकरण अधिकारियों के सहयोग के लिए भारत का चुनाव आयोग एक या एक से अधिक चुनाव पंजीकरण अधिकारियों की नियुक्ति भी कर सकता है। आ रहा समझ में, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे उधर चुनाव अधिकारी था तो उसकी सहायता के लिए सहायक चुनाव अधिकारी को नियुक्त किया जा सकता है, ऐसे ही यहाँ पर जो चुनाव पंजीकरण पदाधिकारी होता है तो इसकी सहायता के लिए एक या एक से अधिक सहायक चुनाव पंजीकरण अधिकारियों की भी नियुक्ति की जा सकती है या हमारा चुनाव आयोग कर सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। तो एग्जाम में इससे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है 3 नंबर में, चुनाव पंजीकरण पदाधिकारी के बारे में लिखिए। आ रहा समझ में, तो आपको ज़्यादा इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, आपको तो सिर्फ
एक लाइन में या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 30 शब्द में आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद फिर आगे देखिए इसमें पीठासीन अधिकारी। जो पीठासीन अधिकारी होता है इसे प्रेजाइडिंग ऑफिसर कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म में इसे पीओ कहा जाता है। तो यह पीठासीन अधिकारी कौन होता है? तो यह पीठासीन अधिकारी मतदान अधिकारियों के सहयोग से मतदान केंद्र पर मतदान कार्य संपन्न कराता है, पीठासीन अधिकारी। ठीक है, तो मतदान संपन्न कराना या मतदान कार्य को संपन्न कराना ये इसका प्रमुख कार्य होता है पीठासीन अधिकारी का। ठीक है, और जो जिला निर्वाचन अधिकारी होता है तो जिला निर्वाचन अधिकारी पीठासीन अधिकारियों एवं मतदान अधिकारियों की नियुक्ति करता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर संघीय क्षेत्रों के मामले में चुनाव अधिकारी ऐसे नियुक्तियां करता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है 3 नंबर में कि पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो जो जिला निर्वाचन अधिकारी होता है तो जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा इस पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। इसके बाद देखिए फिर इसमें अगला पर्यवेक्षक। और जो पर्यवेक्षक होता है तो यह क्या करता है? तो यह पर्यवेक्षण करने का काम करता है। ठीक है, तो भारत का चुनाव आयोग या भारत का निर्वाचन आयोग संसदीय तथा राज्य विधायिकाओं के चुनाव के लिए सरकारी अधिकारियों का मनोनयन करता है। तो इसमें कुछ सरकारी अधिकारी होते हैं जिनको हमारा भारत का चुनाव आयोग इनको मनोनीत करता है। ठीक है, जैसे चुनाव को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए एक सामान्य पर्यवेक्षक होता है, आ रहा समझ में? तो चुनाव को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए एक सामान्य पर्यवेक्षक को मनोनीत किया जाता है। इसके बाद फिर जो उम्मीदवार होते हैं तो उम्मीदवारों के चुनाव खर्च पर निगरानी करने के लिए एक व्यय पर्यवेक्षक तथा इनकी सहायता के लिए एक सहायक पर्यवेक्षक को मनोनीत किया जाता है। इसके बाद फिर शांतिपूर्ण व भयमुक्त वातावरण या शांतिपूर्ण व भयमुक्त मतदान के लिए एक पुलिस पर्यवेक्षक और मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए एक जागरूकता पर्यवेक्षक आदि पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हमारे भारत के चुनाव आयोग के द्वारा की जाती है। ठीक है फ्रेंड, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ ऐसे अधिकारी थे जो चुनाव को संपन्न कराने में, चुनाव को पूर्ण कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर चुनाव से संबंधित अधिकारी का जो टॉपिक था यह समाप्त हो जाता है फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए हमारे भारत में चुनाव सुधार। ठीक है, अब भारत में चुनाव सुधार के लिए कब कब प्रयास किए गए हैं और कौन कौन से समितियां, आयोग हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी नवाचार का प्रयोग इसमें किया गया है। तो इसमें हम शुरू करते हैं कि भारत में चुनाव सुधार के लिए कितने चरण अपनाए गए हैं। ठीक है, तो भारत में चुनाव सुधार हुआ है तो चुनाव सुधार को 3 चरणों में बांटा गया है। प्रथम चरण, द्वितीय चरण और उसके बाद फिर अगला तृतीय चरण होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए पहले प्रथम चरण। तो चुनाव सुधार में प्रथम चरण है यह 1950 से लेकर 1996 ईस्वी तक होता है। ठीक है, अब इस चरण के दौरान कौन कौन से चुनाव में सुधार किए गए तो ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला सुधार इसमें देखिए कि मतदान की आयु 18 वर्ष पहले निर्धारित थी और इसी समय हम देखते हैं कि इस प्रथम चरण के काल में या प्रथम चरण के समय हम देखते हैं कि एक संविधान संशोधन किया जाता है। और यह कौन सा संविधान संशोधन था? तो 61वां संविधान संशोधन 1989। इसके द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर दूसरा सुधार है फोटो युक्त पहचान पत्र की शुरुआत की जाती है। पहले वोटर आईडी नहीं थे, ठीक है, और वोटर आईडी पर फोटो नहीं थी। तो फिर इस समय क्या हुआ? तो इस समय में या इस चरण में फोटो युक्त पहचान पत्र या फोटो युक्त वोटर आईडी की शुरुआत की जाती है। तो जो भी मतदाता होगा तो मतदान करने से पहले उसे अपना वोटर आईडी दिखाना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद फिर अगला सुधार है इसमें कि 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने पर पाबंदी। तो पहले क्या होता था कि 2 या 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों पर जो उम्मीदवार होता था वह चुनाव लड़ता था। तो इस चरण के समय या इस चरण में इस पर रोक लगा दी गई। अब क्या होता है? तो अब एक व्यक्ति मतलब जो एक उम्मीदवार होता है वह 2 स्थानों से चुनाव लड़ सकता है बस। ठीक है, इसके बाद फिर अगला है कि उम्मीदवार की मृत्यु पर चुनाव रद्द न होना।
पहले क्या होता था कि जैसे अगर उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती थी तो चुनाव रद्द किया जाता था, लेकिन इस समय क्या हुआ इस चरण में, तो इस चरण में इस पर रोक लगा दी गई कि उम्मीदवार की अगर मृत्यु होती है तो चुनाव रद्द नहीं होगा। इसके बाद फिर अगला है ईवीएम का प्रयोग। ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये ईवीएम का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसी चरण में ईवीएम की शुरुआत हमारे भारत में होती है। अब देखिए फ्रेंड, इसमें ईवीएम या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपसे परीक्षा में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ईवीएम कहते हैं, ठीक है। अब भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की शुरुआत कब से होती है, तो भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का डिजाइन 15 अक्टूबर 1980 को एम.वी. हनीफ के द्वारा तैयार किया गया था। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद फिर जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का पहली बार प्रयोग हमारे भारत में कब हुआ था, तो पहली बार हमारे भारत में मई 1982 में 1982 में केरल के परूर विधानसभा के 50 बूथ पर किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे भारत में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग कहाँ पर किया गया था, ये 3 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमारे भारत में पहली बार मई 1982 में केरल का परूर विधानसभा क्षेत्र होता है, तो वहाँ पर 50 मतदान केंद्र पर या 50 बूथ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में हमारे भारत में देश में इसका व्यापक स्तर पर प्रयोग कब होने लगा, तो 1988 से व्यापक रूप से इसका प्रयोग किया जाने लगा। फिर इसके बाद में नवंबर 1998 में मध्य प्रदेश के 5 विधानसभा क्षेत्र और राजस्थान के 5 विधानसभा क्षेत्र और दिल्ली के 6 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव इसी वोटिंग मशीन के द्वारा करवाए गए थे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से चुनाव करवाए गए थे। इन चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया तो हमारे भारत में निर्वाचन आयोग के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग अधिक से अधिक किया जाने लगा। फिर इसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग करके 1999 में पूरा चुनाव कराने वाला प्रथम राज्य गोवा बना था, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारे भारत में 1999 में गोवा एक ऐसा राज्य था जिसने पूरा चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से करवाया गया था। फिर इसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग करके पहली बार 2004 में संपूर्ण आम चुनाव कराया गया, ठीक है। इसके बाद फिर 2009 से आम चुनाव एवं सभी विधानसभाओं के चुनाव में ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया जाने लगा। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हमने आपको बताए हैं जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। 3 नंबर में अगर पूछ रहा है तो सिर्फ आपको पहली बार जब प्रयोग किया गया था और किसने बनाया था ये आपको लिखना है, ठीक है। और अगर 50 नंबर में अगर 50 शब्द में पूछा जाता है या 5 नंबर में पूछा जाता है तो आपको ये लिखना है जो हमने आपको अभी पढ़ाया है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे अगला आता है दूसरा चरण। अब दूसरा चरण कब से शुरू हुआ, तो दूसरा चरण शुरू होता है 1996 से 2000 तक, ठीक है। अब इस समय कौन कौन से सुधार होते हैं, तो इस समय हम देखते हैं कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्रमशः 50-50 और 20-20 अनुमोदक और प्रस्तावक सदस्य होने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, तो जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो राष्ट्रपति के चुनाव में पहले तो प्रस्तावक कितने होना चाहिए, 50। फिर उस प्रस्ताव को पास करने के लिए कितने सदस्य होना चाहिए, तो उसमें भी 50 सदस्य होना चाहिए लोकसभा में। तो ऐसे कहा जाता है अनुमोदक। तो प्रस्तावक 50 होना चाहिए और अनुमोदक 50 होना चाहिए। वहीं जो उपराष्ट्रपति होते हैं तो उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा में कम से कम 20 सदस्य प्रस्तावक होना चाहिए और 20 सदस्य के द्वारा ही उस प्रस्ताव को पारित करने के लिए अनुमोदकों की आवश्यकता होती है। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। इसके बाद फिर जमानत राशि इस समय 15,000 रुपये तय की गई, ठीक है। इसके बाद फिर
1999 में 1999 में पोस्टल बैलेट की शुरुआत की जाती है। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। ये चुनाव सुधार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं दूसरे चरण के। अब इसके बाद फिर अगला चरण आता है तीसरा चरण या तृतीय चरण। अब जो तृतीय चरण है या तीसरा चरण है, यह 2000 से शुरू हुआ जो कि अब तक चल रहा है। तो इस समय कौन कौन से सुधार होते हैं ये आपको ध्यान रखना है। अब इस समय अपन देखते हैं कि तीसरे चरण में वीवीपैट की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, अब जो वीवीपैट होता है तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म होता है वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अब ये मशीन करती क्या है? तो इस मशीन के माध्यम से हम देखते हैं कि वीवीपैट मतदाता को ईवीएम से मतदान प्रणाली में कन्फर्मेशन या प्रतिपुष्टि प्रदान करने की प्रक्रिया है। जब आप वोट डालते हैं तो उसमें आपको एक कन्फर्मेशन की पर्ची निकलकर आपको हाथ में मिलती है मशीन के माध्यम से, वीवीपैट के माध्यम से। ठीक है, और इस व्यवस्था में ईवीएम से एक प्रिंटर जुड़ा होता है और मतदाता द्वारा वोट दिए जाने के बाद प्रिंटर से एक पर्ची निकलती है जिस पर क्रम संख्या लिखी रहती है। इस पर चुनाव चिन्ह और प्रत्याशी का नाम लिखा होता है। ठीक है, और बाद में यह पर्ची साथ में जुड़े हुए बॉक्स में गिर जाती है। ठीक है, ये होता है वीवीपैट मशीन। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला देखिए, चुनाव सुधार संबंधित और भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो अगला तथ्य आपको ध्यान रखना है NOTA, इसको शॉर्ट फॉर्म में नोटा कहा जाता है। ठीक है, और नोटा का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? तो नोटा का फुल फॉर्म होता है नॉन ऑफ दिस एबव, मतलब इनमें से कोई नहीं। जब आप वोट डालते हैं और आपको लगता है कि जितने भी उम्मीदवार खड़े हुए हैं, जितने भी प्रत्याशी हैं चुनाव में, ये हम इनको किसी को भी वोट नहीं देना चाहते या ये कोई भी वोट देने लायक नहीं है, तो आप उसमें नोटा का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, नॉन ऑफ दिस एबव, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसके बाद फिर अगला सुधार किया जाता है इसमें पिंक बूथ। अब ये पिंक बूथ का मतलब क्या होता है? तो महिला बूथ जिसे हम कहते हैं, या इसे सखी बूथ भी कहा जाता है। इसका अर्थ होता है कि जहाँ पर जो चुनाव होते हैं तो इसमें महिलाएं ही पीठासीन अधिकारी होती हैं और पर्यवेक्षक के रूप में भी महिलाएं होती हैं, तो इसे हम पिंक बूथ कहते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर अगला सुधार हुआ जीपीएस आधारित ईवीएम। आ रहा समझ में? तो जीपीएस क्या होता है? ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। ठीक है, इसके माध्यम से आपको पूरे भारत की या पूरे विश्व के किसी भी स्थान की जानकारी आपको मिल जाती है। तो इस जीपीएस के माध्यम से ईवीएम पर नज़र रखी जाती है। यह प्रणाली भी इसी चुनाव सुधार या इसी चरण के दौरान इसे भी शुरू किया गया था। इसके बाद फिर वीवीपैट अर्थात वीवीपैट से मतगणना करना। ठीक है, जो वीवीपैट मशीन होती है इससे मतगणना करना शुरू किया गया इस तीसरे चरण में। इसके बाद फिर अगला आता है प्रॉक्सी मतदान। अब ये प्रॉक्सी मतदान क्या होता है? तो इसमें एक ही व्यक्ति 2 वोट दे सकता है, परंतु किन परिस्थितियों में? तो एक तो व्यक्ति खुद अपने लिए वोट देता है और दूसरा उन व्यक्तियों के लिए वोट देता है जो हमारे भारत में नहीं रह रहे हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि पहले हमारे चुनाव आयोग को सूचित करना पड़ता है, इसके बाद ही यह प्रॉक्सी मतदान किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। इसके बाद फिर अगला आता है एग्जिट पोल। एग्जिट पोल पर पहले प्रतिबंध लगा हुआ था, तो इसमें प्रतिबंध कैसे लगा दिया गया? तो ये पहले ही घोषणा कर देते थे कि कौन जीतेगा। ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है? तो अब जो एग्जिट पोल, अब ऐसा नहीं कि एग्जिट पोल बिल्कुल बंद हो गए हैं। एग्जिट पोल अभी भी, जैसा आपने देखा होगा कि एग्जिट पोल अभी भी बताए जाते हैं। इनके द्वारा यह बताया जाता है एग्जिट पोल के माध्यम से कि किस पार्टी को कितनी वोट मिल रही है या कौन सी पार्टी कितने वोट से आगे चल रही है, सिर्फ ये बताते हैं। बाकी ये एग्जिट पोल घोषणा नहीं कर सकते कि कौन सा उम्मीदवार जीत गया है, ये घोषणा ये नहीं करते हैं। आ रहा समझ में? ये तो सिर्फ यह घोषणा करते हैं कि कौन सी पार्टी कितने वोट से आगे चल रही है। ठीक है, तो ये एग्जिट पोल, इस पर इस चरण में प्रतिबंध लगाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने की शुरुआत की जाती है। तो ये इसी चरण में, इसी तीसरे चरण में इस प्रकार के चुनाव सुधार की शुरुआत की जाती है। इसके बाद फिर
एक और पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, सी विजिल ऐप। तो सी विजिल ऐप ये हमारे भारत के चुनाव आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। इस ऐप के माध्यम से जो निर्वाचन या चुनाव से संबंधित विवाद होते हैं उन विवादों को निपटारा या उन विवादों का निपटान किया जाता है। इस ऐप के माध्यम से चुनाव से संबंधित विवादों को आसानी से निपटाया जा सकता है और यह हमारे भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा शुरू किया गया ऐप है जो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि इसी चुनाव सुधार के दौरान हमारे भारत में 2000 रुपये से अधिक चंदे पर, ठीक है, निर्वाचन आयोग को सूचना देना होगा। पहले यह राशि 20,000 रुपये हुआ करती थी, लेकिन 2017-18 से हमारे भारत में जब बजट पेश किया गया था तो वित्त मंत्री के द्वारा यह घोषणा की गई कि अगर 2000 रुपये से ज़्यादा अगर कोई पार्टी चंदा लेती है तो निर्वाचन आयोग को सूचना देना होगा। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे, भारत में चुनाव सुधारों को बढ़ावा देने के लिए या चुनाव सुधार को बढ़ावा देने के लिए हमारे भारत में कुछ समितियां गठित हुई है और इन समितियों ने भी सुझाव दिए हैं। तो इन्हीं समितियों में कुछ महत्वपूर्ण समितियां हैं। उनके नामों में पहली समिति का नाम है दिनेश गोस्वामी समिति। यह दिनेश गोस्वामी समिति 1990 में गठित होती है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण समिति है जिसका नाम है इंद्रजीत गुप्ता समिति। यह 1998 में 1998 में गठित होती है। इसके अलावा और भी अन्य समितियां गठित हुई है जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, तो मुख्य रूप से आपको ये 2 समितियों के नाम ध्यान रखना है और इन 2 समितियों ने हमारे भारत में चुनाव सुधार के लिए कुछ सिफारिशें की है। तो इन समितियों के द्वारा चुनाव सुधार के लिए कौन कौन सी सिफारिशें की हैं, तो इनमें देखिए, पहला इन्होंने कहा है कि राजनीतिक दलों को राज्य की सहायता, आ रहा समझ में, तो जो राजनीतिक दल होते हैं इनको राज्य को भी सहायता करनी चाहिए, मतलब सरकार को भी सहायता करनी चाहिए इन राजनीतिक दलों की। तो किस आधार पर इनकी सहायता करनी चाहिए राजनीतिक दलों की हमारी सरकार को, ये आगे अब देखिए। अब आप तो इंद्रजीत गुप्ता समिति और अन्य समितियों के द्वारा भारत में राजनीतिक दलों को सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का समर्थन किया गया है, जिसके पक्ष में कुछ तर्क दिए गए हैं। मतलब ये जो समितियां हैं, इन समितियों ने कहा था कि हमारे भारत में राजनीतिक दल होते हैं, इन्हें कुछ सहायता सरकार की ओर से दी जानी चाहिए। तो इसके पक्ष में कुछ तर्क दिए गए हैं। तो ये कौन कौन से तर्क हैं इसमें देखिए। तो पहला तर्क देखिए इसमें कि राजनीतिक दल सार्वजनिक कार्य को संपादित करते हैं, इसीलिए राज्य के द्वारा इन्हें वित्तीय सहायता प्राप्त होनी चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ? तो इसका अर्थ है कि जितने भी राजनीतिक दल होते हैं ये सार्वजनिक कार्यों को करते हैं, सरकारी कार्यों को संपादित करते हैं, इसलिए सरकार के द्वारा या राज्य के द्वारा इन्हें वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए। ठीक है, इसके बाद फिर दूसरा पॉइंट है इसमें कि राज्य के द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त होने से सभी राजनीतिक दलों को चुनाव में समान अवसर प्राप्त होंगे और धन के आधार पर मात्र कुछ दलों का ही वर्चस्व नहीं रहेगा। आ रहा समझ में? कई बार क्या होता है कि जैसे जो पार्टियां होती हैं तो जो व्यक्ति चुनाव के लिए खड़ा होता है तो उसके बाद बहुत पैसा होता है और चुनाव में बहुत सारे पैसे खर्च कर देते हैं। ठीक है, अब जिस व्यक्ति के पास पैसा कम है और वह यदि चुनाव लड़ेगा तो वह तो इधर उधर से उधार लेगा। अब इधर उधर से पैसा उधार लेकर चुनाव लड़ा है और वह जीत जाता है, तो जो पैसा उसने उधार लिया है तो पहले उस पैसे की पूर्ति करेगा, तो इसलिए फिर वो क्या करेगा? भ्रष्टाचार करेगा। तो इसलिए इन समितियों ने यह सुझाव दिया कि सरकार को चाहिए कि जो भी सदस्य चुनाव में खड़ा होता है इन पार्टी को, इन दलों को वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए, ताकि क्या होगा कि इससे पैसा इन लोगों का जो खुद का पैसा है वह कम खर्च होगा और इनका खुद का पैसा जब खर्च नहीं होगा तो ये भ्रष्टाचार भी नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर अगला है कि सभी आयोगों, समितियों ने यह भी कहा है कि दलों को प्राप्त वित्तीय सहायता नगद राशि के रूप में नहीं बल्कि इन्हें सुविधाओं के आधार पर दी जानी चाहिए। इन समितियों ने यह भी कहा कि इन दलों को, इन पार्टियों को अगर हमारी सरकार वित्तीय सहायता देती भी है तो इन्हें नगद रूप में नहीं दी जानी चाहिए। ठीक है, अगर नगद रूप में इन्हें दिया जाएगा तो पैसे खत्म कर देंगे, इधर उधर खर्च कर देंगे। तो फिर क्या किया जाए? तो इन्हें सुविधाओं के आधार पर ये सहायता दी जाए। इसके बाद फिर कैसे सुविधाएं दी जाए? तो जैसे दलों को सरकारी आवास की सुविधा प्रदान की जाए, जैसे टेलीफोन की सुविधा दी जाए,
जैसे संचार माध्यमों पर प्रचार करने की सुविधा इन्हें दी जाए। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये समितियां हैं और कुछ आयोग हैं जो सरकार को सुझाव दे रहे हैं। इसके बाद फिर अगला पॉइंट इसमें आता है कि वर्तमान चुनाव प्रणाली में राजनीतिक दल औद्योगिक घरानों से चंदा प्राप्त करते हैं, इसलिए चुनाव जीतने के बाद उनके हितों को पूरा करते हैं। ये इस पर रोक लगाई जानी चाहिए, ये समितियां सिफारिश कर रही हैं। तो कई बार आपने देखा होगा कि जो भी पार्टी चुनाव लड़ती है तो हर पार्टी, हर राजनीतिक दल किसी न किसी बड़े व्यापारी से, उद्योगपति से ये चंदा लेते हैं, और जब इनकी पार्टी चुनाव जीतती है तो ये उन्हें लाभ पहुंचाते हैं। इस पर रोक लगाई जानी चाहिए, ये समितियां सिफारिश कर रही है। इसके बाद फिर अगला है कि जब राज्य के द्वारा चुनाव के लिए दलों को वित्तीय सहायता दी जाएगी तो चुनाव के बाद दल स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप में कार्य करेंगे। ठीक है, तो ये सब सुझाव दिए हैं इन समितियों ने, जो आपको ध्यान रखना फ्रेंड। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंद्रजीत गुप्ता समिति और दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिशों पर लेख लिखिए। तो 5 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है। अगर 3 नंबर में पूछता है तो आपको इन समितियों का वर्ष लिखना है और चुनाव सुधार इन्होंने चुनाव सुधार से संबंधित सिफारिशें की थी, बस इतना आपको लिखना है। और अगर 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये सब पूरी सिफारिशें लिखनी पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद इन समितियों के अलावा दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति के अलावा कुछ अन्य समितियां हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो ये जो अन्य समितियां हैं इनमें सिर्फ इनके गठन का वर्ष और इनके विषय क्या थे ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए ऐसे समितियों में पहली समिति यहाँ पर संयुक्त संसदीय समिति, यह 1971-72 में गठित की जाती है और इसका विषय क्या था या किस लिए यह गठित की गई थी या इस समिति का उद्देश्य क्या था। तो इस समिति का मुख्य उद्देश्य था चुनाव कानून में संशोधन करना। मतलब इस समिति ने कहा था कि चुनाव कानून में संशोधन किया जाना चाहिए, सुधार किया जाना चाहिए। इसके बाद फिर अगली समिति आती है तारकुंडे जेपी समिति, यह 1974 में 1974 में गठित होती है। और इस समिति ने कौन से सुझाव दिए थे, इस समिति ने कौन सी सिफारिश की थी या इस समिति के विषय क्या थे। तो इस समिति ने सिफारिश की थी कि गैर सरकारी चुनाव में सुधार किया जाए। आ रहा समझ में। इसके बाद फिर अगली समिति आती है बोहरा समिति। बोहरा समिति 1993 में 1993 में गठित होती है और इस समिति ने यह सिफारिश की कि अपराध और राजनीति के बीच एक साठगांठ हो गई है और इसकी जांच की जानी चाहिए। ये बोहरा समिति की सिफारिशें थी। इसके बाद फिर अगली आती है तनख्वाह समिति। तो तनख्वाह समिति 2010 में गठित होती है और इस समिति ने सुझाव दिया था कि चुनाव कानूनों एवं चुनाव सुधारों से जुड़े तमाम मामलों की जांच की जानी चाहिए। ये तनख्वाह समिति ने सिफारिश की थी। 2010 में यह समिति गठित होती है। ठीक है, इसके बाद फिर अगली समिति आती है JS वर्मा समिति, यह 2013 में गठित होती है और इस समिति ने सुझाव दिया था कि आपराधिक कानून में संशोधन पर गठित समिति या जो आपराधिक कानून है उसमें संशोधन किया जाना चाहिए। इस पर आधारित ये JS वर्मा समिति गठित हुई थी और इस समिति ने सिफारिशें की थी फ्रेंड। ठीक है, तो ये जितनी भी समितियां हैं ये सभी समितियां चुनाव सुधार से संबंधित हैं। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये जो समितियां हैं इनमें 3 नंबर से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बोहरा समिति किस लिए गठित हुई थी या तनख्वाह समिति गठित क्यों हुई थी। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तो आपको इनका गठन का वर्ष और इनका जो विषय है ये आपको लिखना है। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर ये भारत के निर्वाचन आयोग का टॉपिक और भारत के निर्वाचन आयोग की आलोचना तथा उसकी समस्याएं और भारत में चुनाव के सुधार से संबंधित टॉपिक यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे मध्य प्रदेश या राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और देखते रहिए हमारे कल्याणी IAS अकेडमी के सभी वीडियोस जो आपको मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।